थाईलैंड और कंबोडिया की लड़ाई में भारत की सरकार ने किसका साथ दिया है और इसके पीछे की हिस्ट्री में भारत का क्या रोल है। अमेरिका में भारत को लेकर यूएस कांग्रेस में क्या विवाद चल रहा है। ईरान की सेना ने अब भारत के लिए क्या मुश्किल खड़ी कर दी है एंड उसके बाद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भारत का दिल कैसे खुश कर दिया है। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बारे में। ये तो हम सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सबसे ज्यादा टैरिफ इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा भारत पर ही लगाए हैं। ट्रेड के साथ साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशंस भी खराब हो रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप बेशक भारत को टफ टाइम देने के मूड में हो, लेकिन अभी भी यूएस कांग्रेस में भारत की लॉबी काफी स्ट्रांग है, जिन्होंने अब डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका के 3 इन्फ्लुएंशियल लॉ मेकर्स ने एक साथ मिलकर यूएस कांग्रेस में एक रेजोल्यूशन पेश किया है। इस रेजोल्यूशन में तीनों यूएस लॉ मेकर्स ने डोनाल्ड ट्रंप के भारत के ऊपर 50% के टैरिफ्स को इररिस्पांसिबल स्ट्रेटेजी बताया है और कहा है कि भारत के साथ इस काउंटर प्रोडक्टिव अप्रोच के कारण दोनों देशों के बीच क्रिटिकल पार्टनरशिप कमजोर हो रही है, इसलिए भारत के ऊपर लगाए गए टैरिफ्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए और भारत और अमेरिका के बीच जो इकोनॉमिक और सिक्योरिटी टाइज हैं उनको वापस से मजबूत किया जाए। इसके अलावा भी इस रेजोल्यूशन में लॉ मेकर्स ने एक्सप्लेन किया है कि क्यों भारत के साथ टैरिफ्स खत्म करना खुद ही अमेरिका के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। यूएस कंज्यूमर्स को इससे फायदा होगा। अब देखना ये होगा कि यूएस कांग्रेस इस रेजोल्यूशन के ऊपर क्या फैसला सुनाती है। अमेरिका में प्रेसिडेंट कांग्रेस से स्ट्रांग होता है। यूएस कांग्रेस प्रेसिडेंट के फैसले तो पलट सकती है, लेकिन उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी और हैवी पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए होती है, जो काफी रेयर केसेस में देखने को मिलता है। लेकिन इस तरह के रेजोल्यूशंस और यूएस कांग्रेस की रूलिंग्स प्रेसिडेंट के ऊपर प्रेशर डालने का काम करती हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और चाइना को लेकर। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत ने अब चाइनीज नेशनल्स के लिए बिजनेस वीजा प्रोसेस को फास्ट ट्रैक कर दिया है। दरअसल गलवान घाटी की घटना और कोविड-19 के बाद से भारत चाइनीज नेशनल्स और चाइनीज इन्वेस्टमेंट के ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। इसलिए जो भी चाइनीज नेशनल भारत के बिजनेस वीजा के लिए अप्लाई करते थे उनको 6 महीने तक का वेट करना पड़ता था। उनकी काफी स्ट्रिक्ट वेटिंग की जाती थी और कई बार तो बिजनेस वीजा ही रिजेक्ट कर दिया जाता था। मसला ये था कि भारत में जो चाइनीज कंपनीज इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं वो चाइना से अपने टेक्निकल स्टाफ को साथ में नहीं ला पा रही थी। कई सारी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज भारत में प्लांट सेटअप करने और मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए चाइनीज टेक्नीशियंस को बुलाना चाहती थी। काफी ऑटोमेटिक मशीनरी चाइना से आ रही थी जो चाइनीज टेक्नीशियंस ही इंस्टॉल करना जानते थे, लेकिन भारत सरकार टाइम से वीजा ही अप्रूव नहीं कर रही थी। इस वजह से अप्रॉक्सीमेटली $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होल्ड के ऊपर थी। लेकिन अब न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत ने चाइनीज नेशनल्स के बिजनेस वीजा एप्लीकेशंस को अब फास्ट ट्रैक के मोड के ऊपर कर दिया है। पहले जहां पर 6 महीने का समय लग रहा था, अब भारत की सरकार चाइनीज नेशनल्स के बिजनेस वीजा को विद इन 4 वीक्स यानी कि 4 हफ्तों के अंदर ही अप्रूव कर रही है। इस स्टेप से इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज और सोलर इंडस्ट्रीज की कंपनीज को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। इससे पहले भारत ने चाइना के साथ डायरेक्ट फ्लाइट्स की भी शुरुआत की थी और चाइना के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज करना स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और ईरान को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि गल्फ ऑफ ओमान के पास से ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने एक ऑयल टैंकर शिप को सीज करके अपनी हिरासत में ले लिया है। इस ऑयल टैंकर शिप के ऊपर 18 क्रू मेंबर्स थे जो भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश से हैं। ईरान ने कहा है कि इस ऑयल टैंकर शिप के ऊपर 60 लाख लीटर्स कॉन्ट्राबैंड डीजल लोडेड था, जो कि सी ऑफ ओमान के तट के पास से लोड हुआ है और इस ऑयल टैंकर शिप ने अपने सभी नेविगेशन सिस्टम्स को डिसेबल करके बंद रखा था ताकि इसकी लोकेशन ट्रेस ना हो और ये कौन से रूट से जा रहा है उसको ट्रैक ना किया जा सके। अभी तो खैर ये डेवलपिंग स्टोरी है, इसलिए ज्यादा डिटेल्स इसके बारे में नहीं आई है और अभी ये नहीं पता है कि ये जो ऑयल टैंकर शिप ईरान ने सीज किया है ये कौन सी कंट्री का है। क्या इसमें अमेरिका या फिर इजराइल का कोई एंगल है? और ये जो ऑयल टैंकर शिप के ऊपर भारत का क्रू है इसको ईरान रिलीज करता है या फिर नहीं, उसके बारे में भी कोई अपडेट नहीं आई है। ऑब्वियस है कि भारत की सरकार ने शिप के क्रू मेंबर्स को रिलीज करने के लिए डिप्लोमेटिक एफर्ट स्टार्ट कर दिए होंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और थाईलैंड कंबोडिया को लेकर। जैसा कि हमने आपको बताया है कि थाईलैंड और कंबोडिया पिछले 3-4 दिनों से लगातार एक दूसरे के ऊपर रॉकेट अटैक्स, आर्टिलरी शेलिंग और इवन फाइटर जेट से भी एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं। अब इस पूरे डिस्प्यूट के ऊपर भारत की सरकार ने आपत्ति जताते हुए एक स्टेटमेंट रिलीज की है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। भारत ने आपत्ति क्यों जताई है वो जानने से पहले दोनों कंट्रीज की थोड़ी सी हिस्ट्री जानना काफी इंपॉर्टेंट है। दरअसल थाईलैंड और कंबोडिया के बीच का बाउंड्री डिस्प्यूट ये कोई आज का डिस्प्यूट नहीं है, बल्कि 70-80 साल पहले से है, जब कंबोडिया फ्रांस की कॉलोनी हुआ करता था। साल 1863 से लेकर 1953 तक फ्रांस ने कंबोडिया के ऊपर रूल किया था। थाईलैंड के ऊपर किसी का भी रूल नहीं था। थाईलैंड के ऊपर वाली साइड म्यांमार में ब्रिटिशर्स थे और बीच में थाईलैंड को फ्रांस और ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल खाली रखा था।
ताकि इसको ब्रिटिश और फ्रेंच कॉलोनीज के बीच एक न्यूट्रल बफर जोन की तरह ट्रीट किया जाए और ब्रिटिशर्स और फ्रेंच आपस में ये खुद ही न लड़ने लग जाएं। अब जो थाईलैंड के रूलर्स थे वो भी फ्रेंच कॉलोनाइजर्स के साथ अपने रिलेशंस काफी अच्छा रखे करते थे, जिसके चलते कंबोडिया और लाओस के साथ लगने वाले बॉर्डर के पास उस समय थाईलैंड के रूलर्स ने अपनी कुछ टेरिटरी फ्रेंच कॉलोनाइजर्स को दे दी थी ताकि फ्रेंच कॉलोनाइजर्स खुश रहें और उनके साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ना हो। अभी जो बाउंड्री डिस्प्यूट है ये वहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि थाईलैंड और कंबोडिया का बॉर्डर और मैप का बड़ा हिस्सा फ्रेंच कॉलोनाइजर्स ने ही ड्रॉ किया था। फ्रांस ने उस समय थाईलैंड से मिले एक डिस्प्यूटेड एरिया को सीधा कंबोडिया के मैप के अंदर ही ड्रॉ करके कंबोडिया को दे दिया था। जब तक कंबोडिया फ्रेंच कॉलोनी था तब तक थाईलैंड बिल्कुल चुप बैठा करता था, लेकिन फ्रेंच कॉलोनाइजर्स के जाने के बाद थाईलैंड ने अपना एरिया कंबोडिया से वापस मांगना स्टार्ट कर दिया था, जो कि कंबोडिया के बॉर्डर के अंदर आता है। फ्रेंच कॉलोनाइजर्स तो बिना ये मसला सॉल्व किए चले गए, लेकिन अब भी ये डिस्प्यूट जारी है। जिस डिस्प्यूटेड लैंड के ऊपर दोनों देश अपना अधिकार बताते हैं वहाँ पर सदियों पुराने कई सारे एंशिएंट हिंदू टेम्पल्स हैं, हिंदू मंदिर है। साउथ एशिया में बुद्धिज्म से पहले हिंदू रिलीजन काफी तेजी से फैला था और उस समय यहाँ पर भी कई सारे हिंदू मंदिर बनाए गए थे, जो आज भी वहाँ पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर काफी पॉपुलर है। सबसे मेजर डिस्प्यूट है प्रेयर विहार टेम्पल साइट को लेकर, जो कि एंशिएंट शिवा टेम्पल है। ये टेम्पल कंबोडिया के कंट्रोल में है और कंबोडिया की बाउंड्री के अंदर आता है। इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करते समय पता चला कि साल 2018 में भारत की सरकार ने कंबोडिया की सरकार के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट यानी कि MOU साइन किया था, जिसके तहत भारत इस प्रेयर विहार एंशिएंट हिंदू टेम्पल की साइट की रिस्टोरेशन करने और कंबोडिया की मदद करने का काम कर रहा है। इसको रिपेयर करके इसकी प्रिजर्वेशन में भारत का भी योगदान है। इसके अलावा 1960s में भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपनी रूलिंग में कह दिया था कि इस टेम्पल के ऊपर कंबोडिया का सॉवरेन राइट है। उसके बाद भी कई सारी रूलिंग्स आई जो कंबोडिया के फेवर में ही थी, लेकिन थाईलैंड ने आज तक ये डिसीजन एक्सेप्ट नहीं किया है। थाईलैंड आज भी कहता है कि ये टेम्पल और आसपास की जमीन उनकी है और हिस्टोरिकल एविडेंसेस के बेसिस के ऊपर वो इस टेम्पल को वापस मांग रहे हैं। अभी कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा शांत भी हो गया था, लेकिन साल 2008 में इस टेम्पल को यूनाइटेड नेशंस द्वारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया और इसको प्रिजर्व करने के आदेश दिए गए, जिसके बाद ये एक बहुत ही बड़ी टूरिस्टिक अट्रैक्शन बन गया था। लेकिन उस डिक्लेरेशन के बाद कंबोडिया और थाईलैंड के बीच इस टेम्पल को लेकर छोटे मोटे मिलिट्री क्लैशेस वापस से स्टार्ट हो गए और आज तक होते रहते हैं। मसला ये हुआ कि इस बार जो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच क्लैशेस हुए हैं उनमें प्रेयर विहार हिंदू टेम्पल के ऊपर भी हमला हुआ है। वहाँ पर भी कुछ कंजर्वेशन फैसिलिटीज चल रही थी, लड़ाई में उनको भी डैमेज पहुंचा गया है। उसी कारण से अब भारत सरकार ने इसमें दखल देकर बयान जारी किया है, जिसमें भारत ने कहा कि हमें ऐसी रिपोर्ट्स मिली हैं कि प्रेयर विहार टेम्पल में कंजर्वेशन फैसिलिटीज को डैमेज पहुंचा है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। प्रेयर विहार टेम्पल एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये पूरी मानवता के लिए एक साझा विरासत है। भारत इस कंजर्वेशन फैसिलिटी को प्रिजर्व करने, इसकी रक्षा करने और इसके संरक्षण में करीबी से इन्वॉल्व है। हम आशा करते हैं कि प्रेयर विहार टेम्पल की साइट को सेफगार्ड करने में उसके लिए सभी पार्टीज पर्याप्त स्टेप उठाएंगी। हम एक बार फिर से दोनों देशों को लड़ाई रोककर डायलॉग और पीस के रास्ते के ऊपर वापस आने का आग्रह करते हैं। ये कहा है भारत ने, यानी कि कम से कम इस शिवा टेम्पल की साइट को दोनों देश अटैक ना करें। ये भारत की रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है रशिया, पाकिस्तान और टर्की से संबंधित। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को तुर्कमेनिस्तान में एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत होना पड़ा है। तुर्कमेनिस्तान पीस और ट्रस्ट समिट होस्ट कर रहा था, जिसमें तुर्कमेनिस्तान ने पाकिस्तान, टर्की और रशिया समेत और कुछ कंट्रीज को भी इनवाइट किया था। इसी समिट के साइडलाइंस के ऊपर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मीटिंग होनी थी। मीटिंग का टाइम और वेन्यू सब कुछ डिसाइडेड था, लेकिन मसला ये होगा कि शहबाज शरीफ के साथ मीटिंग से पहले पास के हॉल में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान के साथ भी मीटिंग थी। अर्दोगान और व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग तय समय से ज्यादा समय तक चल गई और दोनों लीडर्स कुछ टॉपिक के ऊपर गहरी चर्चा करने लगे। लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साथ के मीटिंग हॉल में व्लादिमीर पुतिन का वेट करता रह गया। शहबाज शरीफ व्लादिमीर पुतिन के साथ मीटिंग को एक फोटो अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट कर रहा था, इसलिए शहबाज शरीफ ने अपने साथ कई सारे कैमरा पर्सन और मीडिया चैनल्स को ले लिया था, जिनके सामने शहबाज शरीफ ने 40 मिनट तक वेट किया, नाखून चबाए, एम्बेरेस्ड फील किया, लेकिन व्लादिमीर पुतिन तब भी मीटिंग करने नहीं आए। जिसके बाद लास्ट में बेइज्जती महसूस करने के बाद शहबाज शरीफ खुद ही उठकर वहां चले गए जहां पर व्लादिमीर पुतिन और टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान आपस में मीटिंग कर रहे थे। वहां पर भी ड्रामा खत्म नहीं हुआ। उस हॉल में सिक्योरिटी पर्सनल्स ने केवल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को ही अंदर जाने की एंट्री दी। पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर इशाक डर वो भी बाहर रहा और साथ में सिक्योरिटी एडवाइजर वो भी बाहर ही खड़े रहा और जो डिप्लोमेटिक स्टाफ था पाकिस्तान का वो भी बाहर ही रहा। शहबाज शरीफ को तो लगा होगा कि उसको पुतिन और अर्दोगान इंपॉर्टेंस देंगे, लेकिन अंदर जाकर भी शहबाज शरीफ की वहां पर बेइज्जती हो गई,
10 मिनट के बाद शहबाज शरीफ को उस मीटिंग हॉल से भी बाहर आना पड़ा। शहबाज शरीफ को कहा गया कि तीनों लीडर्स की आपस में ट्राइलेटरल मीटिंग नहीं हो सकती है क्योंकि इसके लिए कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं है। इसलिए 10 मिनट में ही शहबाज शरीफ उस हॉल से बाहर निकल गए और शहबाज शरीफ के जाने के बाद भी टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान और पुतिन ने अपनी मीटिंग को आगे कंटिन्यू किया। बाद में शहबाज शरीफ और पुतिन की कोई भी मीटिंग नहीं हुई। ये हाल है पाकिस्तानियों का। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।